So welcome students. In this video basically we will discuss here about homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So in last class already we discussed about pure materials and impure materials. So today's discussion is completely based on these two topics here, homogeneous mixture and also heterogeneous mixture. So homogeneous mixtures are those in which there is no clear boundary between their phase and medium. So homogeneous, it means there is no clear boundary between their phase and medium. And also homogeneous mixtures is the mixture in which composition, so we must have to know about the compositions and property of their constituents. These two are uniformly mixed overall the mixture. So such mixtures are termed as homogeneous mixture. So here two basic things, these are composition and properties of constituent components. These two must be uniformly distributed over all the mixture, then such mixtures are known as homogeneous mixture. So in same order, heterogeneous mixture is completely different from homogeneous one. So in homogeneous there is no clear boundary between their constituent particles, whereas in case of heterogeneous mixture there is a clear boundary between their constituent particles. So a mixture is said to be heterogeneous if it does not have a uniform composition and also have a clear visible boundary of separation between the constituents. So अगर उनके constituents के बीच में अगर एक clear boundary अगर आ रहा है, it means कि दोनों ही दो अलग अलग phases में अगर आपको दिख रहे हैं, तो वैसे केस में वो मिक्सचर हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है. साथ ही साथ अगर हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को अगर आपस में आप मिला रहे हो, दो या दो से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट्स को आप आपस में मिला रहे हो, तो वैसे केस में अगर एक मिक्सचर बन रहा है और वो मिलने के बाद दोनों अगर सेम फेज को अटेंड कर रहे हैं, सेम फेज अटेंड, इट मीन्स देयर इज नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन देयर फेज एंड मीडियम. सो फेज एंड मीडियम और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई एक क्लियर बाउंड्री नहीं है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि पार्टिकल जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इजीली विजिबल हो जाएं अलग से, तो वो हमें ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है. सो विजिबल बाउंड्री नहीं होने के कारण ऐसे मिक्सचर्स जो भी होंगे उनको हम होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर. सो इफ वी ऐड a little amount of sugar in water, then we observe that the whole sugar dissolve in water completely and there is no clear boundary between sugar and water. So a mixture of sugar and water must be a homogeneous mixture. But if we mixed a small amount of starch in water, then starch particles just show some tyndall effect in that particular system. तो आप जिस सिस्टम में आपने उस स्टार्च के सॉल्यूशन को बनाया है, आप अगर उस स्टार्च के सॉल्यूशन में अगर यहाँ पे स्टार्च का एक सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर्ड किया हुआ है वाटर के साथ, स्टार्च प्लस वाटर. सो स्टार्च के पार्टिकल्स कुछ एक नज़र आएंगे आपको. सो जो ये पार्टिकल्स हमको नज़र आते हैं और जो ये वाटर है, तो ये दोनों ही दो अलग अलग फेजेस में हमें दिखाई देते हैं. सो ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा दैट मस्ट बी हेट्रोजेनस, बिकॉज कि जो स्टार्च पार्टिकल्स हैं वो हमारे लिए नेकेड आइज से तो विजिबल नहीं है, बट हम अगर उनको चाहें तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप उसको देख सकते हो. साथ ही साथ अगर हम इससे होकर के अगर कोई एक बीम ऑफ लाइट अगर आप पास करते हो, तो ये स्टार्च के पार्टिकल्स क्या करते हैं कि उस लाइट को पहले एब्जॉर्ब करता है, देन एब्जॉर्ब करने के बाद स्कैटर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. सो सारे पॉसिबल डायरेक्शन में उसको री इमिट करते हैं, जिसके कारण इस पार्टिकल का जो रास्ता है वो दिखाई देने लगता है. सो पाथ ऑफ द पार्टिकल बिकम्स विजिबल. सो दिस इफेक्ट इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट, और ये क्लियर कर देता है कि यस जो हमारा सॉल्वेंट है वो फेज अलग है और जो पार्टिकल्स हैं वो एक अलग फेज में आपको नजर आएंगे. या फिर अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, लाइक मिल्क ऑल्सो, मिल्क कंसिस्ट वाटर एंड फैट. सो फैट का वहाँ पे फेज अलग होता है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं पूरे सिस्टम में. तो वैसे केस में जो भी मिक्सचर फॉर्म्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर. सो हेट्रोजीनस, ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनस इफ इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन and also have a clear visible boundaries. तो वैसे केस में
जो अगर क्लियर विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन अगर है, देन वैसे मिक्सचर्स को आप हेट्रोजिनस मिक्सचर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इफ देयर इज नो क्लियर बाउंड्री एंड कंसिस्ट ओनली वन फेज, देन सच मिक्सचर्स आर टर्म्ड एज homogeneous mixture. So these are basic two class of mixture. First one is homogeneous and the second one is heterogeneous mixture. So now as we discussed about here about homogeneous mixture and also about heterogeneous mixture. So true solution is basically homogeneous, colloidal is heterogeneous in nature, and also suspension is heterogeneous in nature. So these are three different types of solution. We can say that these are three different types of solution, like true solution, colloidal and suspension. And these are based on the particle size, because we know that when one solute dissolve in a solvent, then solutions are formed if solute and solvent do not react chemically. So if solute and solvent do not react chemically and they mix together, then the formation is basically a solution. That solution is maybe either true solution or colloidal solution or suspension, depending upon their particle size. So in case of true solution, particle size is basically less than 1 nanometer or 10 to the power minus 9 meter. So particle size is basically very small. We cannot see it by naked eyes, do not settle down by force of gravity, and passes through semi permeable membrane or ultra filter paper, and also from simple filter paper. So simple filter paper is just like one filter paper. आप जो normal आप लैब में जो आप फिल्टर पेपर आप यूज़ करते हो, तो वो फिल्टर पेपर आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर है. बट जो एनिमल्स के लेदर से जो आप तैयार करते हो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरह के अल्ट्रा फिल्टर पेपर होते हैं. तो आप अगर एक ट्रू सॉल्यूशंस लेते हो तो जो इनके पार्टिकल्स के साइज हैं, दीज आर लेस देन 1 नैनोमीटर और 10 to the power minus 9 मीटर. इट मीन्स दे आर वेरी स्मॉल. सो वो आप अगर एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी अगर लेते हो, आप अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी आप लेते हो, तो उनके जो होल्स होते हैं, जो उनके पोरस होते हैं, उनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़े साइज का होता है, जिसके कारण जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं, जिनका साइज की लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, वो इजीली पास कर जाते हैं. सो आप इनको फिल्टर नहीं कर सकते हो किसी भी मेथड से. सो ट्रू सॉल्यूशंस आर कैन नॉट बी फिल्टर विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो नॉर्मल फिल्टर पेपर या सिंपल फिल्टर पेपर से तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी इनका फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन जैसे ही पार्टिकल के साइज को आप 1 नैनोमीटर से आप थोड़ा सा बड़ा करते हो, वैसे केस में ये दूसरे फेज को अटेंड करता है. इट मींस कि अब हमारे सॉल्यूट का जो फेज है वो सॉल्वेंट वाले फेज से अलग होगा, उसका नेचर अलग होगा वैसे केस में, क्योंकि अब पार्टिकल के जो साइज हैं वो 1 नैनोमीटर से बड़े हैं. तो जब 1 नैनोमीटर से बड़े होंगे तो वैसे केस में जो उनका नेचर होता है वो सॉल्वेंट के नेचर से डिफर कर जाता है. सो कोलाइडल सॉल्यूशन इज बेसिकली अ हेट्रोजीनस मिक्सचर बिकॉज इट कंसिस्ट 2 डिफरेंट फेजेस. और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होंगे वो 2 अलग अलग फेज कंसिस्ट करेंगे, और मोर देन 2 फेजेस कंसिस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स. सो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट्स आपने 3 मिला दिया तो मे बी दैट कंसिस्ट 3 डिफरेंट फेजेस. तो वैसे जो भी मिक्सचर्स होंगे या सॉल्यूशंस होंगे जो कि 2 से ज़्यादा फेज को अटेंड अगर कर रहे हैं, तो वैसे मिक्सचर को आप हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं. एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इज बेसिकली वन हेट्रोजीनस मिक्सचर एंड देयर पार्टिकल साइज. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन जो जिस चीज को आप डिसॉल्व करते हो उसे आप सॉल्यूट बोलते हो, और जिसमें आप डिसॉल्व करते हो उसको सॉल्वेंट बोला जाता है. सो सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एंड फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन. बट इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन हियर इट कंसिस्ट 2 डिफरेंट फेजेस. सो आप यहाँ पे जो सॉल्यूट थे उनको यहाँ पे हम डिस्पर्स फेज के रूप में जानते हैं, और जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट था उसको यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है. सो यहाँ पे आप डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम की बात करते हैं. सो जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं, मतलब डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं, दे आर मोर देन 1 नैनोमीटर. सो 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा एंड लेस देन 100 नैनोमीटर. सो 100 नैनोमीटर से वो छोटे होते हैं. सो कोलाइडल पार्टिकल्स और जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे दे लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. सो इन बीच के रेंज वाले होंगे. तो इस रेंज में होने से क्या होता है कि आप अगर इनको नॉर्मल
ग्रेविटी में अगर आप एक्सपोज करते हो तो ये पार्टिकल्स के जो साइज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, तो ये पार्टिकल्स उतने बड़े नहीं होते हैं कि उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इम्पैक्ट हो और वो उस सॉल्यूशन में नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स के साइज हैं दीज आर लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। सो अगर ये 100 से भी अगर बड़ा होता तो वो पार्टिकल इतना हैवी हो जाता कि ग्रेविटी पुल के कारण वो नीचे सेटल डाउन होता। बट इन केस ऑफ कोलाइडल द साइज, पार्टिकल साइज, और जो मैं इसको और भी एक नाम मैंने यहाँ पे डिस्पर्स फेज बोला हुआ है। सो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है, चूंकि 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर का के बीच का है, सो इनके ऊपर ग्रेविटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। सो if we just leave that solution, so there is no force of gravity, so their dispersed phase do not settle down in bottom by force of gravity। तो इनका force of gravity का इनके ऊपर कोई impact नहीं होगा क्योंकि इनके particles के size बड़े होते हैं। साथ ही साथ if we talk about filtering कि हम इसको filter कर सकते हैं या नहीं, so if we use one simple filter paper, so जो होल्स ऑफ सिंपल जो भी फिल्टर पेपर्स होते हैं जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, वो गोल वाला जो हम लोग फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स के साइज, उनका जो पोर्स का साइज होता है जो होल्स का, वो 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। सो दीज पार्टिकल्स जो भी 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर वाले होते हैं ये इजी वे में पास कर जाते हैं। सो कोलाइडल सॉल्यूशन cannot be filtered with the help of simple filter paper, but if we use one ultra filter paper or semi permeable membrane, so semi permeable membrane और ultra filter paper में क्या होता है कि जो particles के size, जो उनके pores के size होते हैं जिनको कि आप holes बोलते हो, तो उनका जो size है वो इसी range का है। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि अगर आप इनको अल्ट्रा फिल्टर पेपर या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर मैं इनको पास करूं तो वैसे केस में इनको फिल्टर किया जा सकता है। इट मींस कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिल्टर पेपर, बट वी कैन फिल्टर इट विद द हेल्प ऑफ आइदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और वन अल्ट्रा फिल्टर पेपर। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पासेस थ्रू सिंपल फिल्टर पेपर बट डू नॉट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उनसे ये पास नहीं होंगे। साथ ही साथ डू नॉट settle down in the bottom because the particle size is lies between 1 nanometer to 100 nanometer। this it one रेंज क्या बोलते हैं, विद इन रेंज का है ये, मतलब ये कि न तो बहुत ज़्यादा छोटा है न ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि एक अलग फेज को अटेंड कर लिया है इन पार्टिकल्स ने, जिसको कि आप डिस्पर्स फेज बोल रहे हो, तो इसने एक अलग फेज को अटेंड किया। अगर ये इससे अगर छोटा होता तो वैसे केस में वो पूरे मीडियम में डिस्पर्स कर जाता, और वैसे केस में आप ट्रू सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। लेकिन इसके केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स के साइज हैं वो एक रेंज वाले हैं 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, बट ये भी उतने बड़े नहीं हैं कि वो ग्रेविटी का इम्पैक्ट इनके ऊपर हो, सो ये सेटल डाउन नहीं होंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट सस्पेंशन, तो आप इसी सॉल्यूशन में अगर आप पार्टिकल के साइज को और बड़ा कर दो, दैट इज लाइज बिटवीन मोर देन 100 नैनोमीटर, सो पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, दे कैन इजिली सीन विद द हेल्प ऑफ naked eyes। आप इसको इजी वे में देख सकते हो। सो जब इतने बड़े हैं कि आप इसको देख सकते हैं, इट मीन्स इनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इम्पैक्ट होगा, और जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इम्पैक्ट होंगे तो ये क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में। लाइक इफ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर, सो इफ वी डिजॉल्व देन आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि ऑल सॉइल जस्ट सेटल इन द बॉटम ऑफ द बीकर, तो वो सारा का सारा वो बीकर के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो रहा है। कारण क्या है कि जो पार्टिकल्स के साइज हैं दीज आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर, सो इतने बड़े हैं कि वो इजी वे में सेडिमेंट कर जाते हैं और वो पेंदी पे बैठ जाता है, सो ये सेटल डाउन होंगे। बट अब फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो the particle size is very large, it is more than 100 nanometer, so if we apply one simple filter paper we can easily filter it। so आप अगर simple filter paper भी आप use करते हो तो आप इसको filter कर सकते हो। there is no need to use ultra filter paper और semi permeable membrane because कि कोई use है नहीं, यहाँ पे particles इतने बड़े हैं कि आप इसको normal जो सिंपल फिल्टर पेपर होता है उसके हेल्प से आप इसको अलग कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हम ट्रू सॉल्यूशंस की बात करें तो इनके पार्टिकल्स जैसा मैंने कहा बहुत ही छोटे होते हैं, सो कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ naked eyes। कोलाइडल पार्टिकल्स आल्सो नॉट सीन विद द हेल्प ऑफ naked eyes, बट देयर पार्टिकल इजिली सीन विद द हेल्प ऑफ naked eyes। आप अगर ट्रू सॉल्यूशंस की बात करें तो इनके पार्टिकल्स को आप इवन
सिंपल माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते हो, बट इफ वी यूज वन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देन वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। सो आप अगर इनके पार्टिकल्स को देखना है तो सीधे हमको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर अदर लेंस वगैरह जो भी आप यूज करते हो, कॉन्वेक्स लेंस, तो आप उस लेंस से ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। वहीं पे कोलाइडल सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं, दीज आर ऑल्सो नॉट सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज, बट दे कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको यहाँ माइक्रोस्कोप भी अगर यूज करोगे तो दिखाई देगा। यहाँ पे इनके पार्टिकल्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को लाने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट हमको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज करना होगा। बट अगर इनके पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, सो वी कैन ईजिली देख सकते हो आप इनको नेकेड आइज से, क्योंकि ये इतने बड़े पार्टिकल्स हैं कि इजी वे में पूरे सिस्टम में ये नजर आते हैं। दिस वन ऑल्सो हेट्रोजेनस, इट मीन्स कंसिस्ट 2 or more than 2 phases. This one also heterogeneous, means this one also consists 2 or more than 2 different phases, and this one is completely homogeneous in nature, so it consists only one single phase. So actually अगर मैं solution बोलता हूँ ना, तो actual में सिर्फ ये वाला ही हमारा solution है। So true solution is only one solution. अगर मुझसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि सर colloidal is a solution, so my answer is no sir. A solution can't be heterogeneous. एक solution हमारा कभी भी heterogeneous हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये मैं बोलता जरूर हूँ कि हाँ सॉल्यूशन बन रहा है, दीज आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आपने बुक में भी देखा होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन लिखा रहता है, बट एक्चुअली ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हेट्रोजीनस होने के बाद वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी हेट्रोजीनस। तो जब भी एक सॉल्यूशन होगा तो हमारा ट्रू सॉल्यूशन ही हमारा सॉल्यूशन होता है। और जो भी कोलाइडल्स एंड सस्पेंशन होते हैं, सॉल्यूशन नहीं है यार, इनका नाम कोलाइडल है और उनका नाम सस्पेंशन है, तो इनको सॉल्यूशन क्यों बताना है ना। अब रही बात डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन मीन्स सेल्फ से जो मिक्स्ड होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जस्ट आप अगर वन बीकर आपने लिया और उसमें आपने 1 ड्रॉप अगर इंक डाला, तो इंक के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं तो वहाँ पर वो हाई कंसंट्रेशन में है, लेकिन जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वाटर में कंसंट्रेशन उनका कम है, तो वहाँ पर जो वो इंक वाले पार्टिकल्स हैं, सो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो सेल्फ मूवमेंट उनका शुरू हो जाता है। तो जो ये सेल्फ मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सो ये फेनोमेनन डिफ्यूजन आप बोलते हो। सो इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन देयर इज अ फास्ट डिफ्यूजन इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, there is a slow diffusion in case of colloidal, and it is approximately no diffusion in case of suspension. So बहुत कम होगा, little bit होगा या फिर नहीं होगा in case of suspension. But अगर हम diffusion की बात करें तो यहाँ पे होगा diffusion. Okay. Now the next is Tyndall effect. So what is Tyndall effect? When we pass a beam of light through a colloidal solutions, then colloidal particles absorb this light and re-emit in all the possible direction. So this effect is known as Tyndall effect, and the motion of particle is known as Brownian movement, and their path is zigzag path here. So आप अगर एक बीकर में हमने अगर एक colloidal solution अगर लिया हुआ है, तो इनके जो particles होंगे, these particles cannot be seen with the help of naked eyes, we can only seen with the help of one सिंपल माइक्रोस्कोप। बट यहाँ पे अगर आप इस कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर आप एक बीम ऑफ लाइट अगर आप पास करते हो, स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट, देन दिस कोलाइडल पार्टिकल्स जिनके ऊपर की ये लाइट स्ट्राइक कर रहा है, तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं कि ये सारे लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं। सो प्लीज एक चीज ध्यान रखना है कि लाइट के टकरा करके वापस होना, तो ये प्रोसेस आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस, देन इट रिफ्लेक्ट बैक ऑन देयर प्रीवियस मीडियम। So this phenomenon is known as reflection, but this one is not reflection here, because कि यहाँ पे जो particles हैं वो क्या कर रहे हैं कि इस beam of light को पहले absorb कर रहा है, and either same और different frequency वाले light को ये re-emit करता है in all the possible direction. So in all possible direction ये light हमारा यहाँ पे re-emit हो रहा है। So due to this re-emitting or scattering of light, the path of colloidal particles becomes visible. This effect is known as Tyndall effect, and the motion of particle is Brownian movement here. So आप ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, आप घर में कर सकते हो। आप एक मिल्क बकेट लो, अंधेरा कमरा करना है, और उससे होकर के आप एक लेजर बीम आप जलाइए। आप देखेंगे कि जो फैट के पार्टिकल्स हैं वो कुछ मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। इसी एक्सपेरिमेंट को आप स्टार्च के सॉल्यूशन के साथ आप कर सकते हो।
एक बीकर में पहले हमको स्टार्च का सॉल्यूशन तैयार करना है, फिर उससे होकर के एक लेजर बीम आप पास करोगे। तो जैसे ही आप लेजर बीम आप पास करते हो तो क्या होता है कि वो कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं वो उस स्टार्च के जो पार्टिकल्स हैं वो उस लाइट को पहले एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन री इमिट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। सो path of that particular particles becomes visible and this effect is Tyndall effect here। तो आपने जंगल में भी ये चीज़ देखा होगा कि जंगल में जो नीचे अगर कुहासा अगर फैला हुआ है तो ऊपर से जो सन रेज आते हैं तो वहाँ पर भी वो टिंडल इफेक्ट होता है। आप नॉर्मल अगर किसी कमरे को बंद कर दो और ऊपर होल से अगर कहीं से लाइट आ रहा है तो उस लाइट में आप देखोगे जो बीम ऑफ लाइट आ रहा है किसी होल से उस अंधेरे कमरे में तो उनमें डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं। वही डस्ट पार्टिकल उस लाइट से अगर बाहर चला जाता है तो फिर हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर बिटवीन रेंज का है जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं। सो अगर वो उस लाइट बीम से अगर बाहर निकल गया नॉर्मल लाइट में तो आपको फिर नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वो उस लाइट बीम में आते हैं तो उन पार्टिकल्स के जो रास्ता है वो दिखाई देने लगता है, जिसके कारण वो एक इफेक्ट को शो करते हैं और उसी इफेक्ट को आप क्या बोलते हो, टिंडल इफेक्ट। सो ये एक नेचुरल फेनोमेनन है हमारा टिंडल इफेक्ट वाला, और टिंडल इफेक्ट बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन से ही शो करते हैं, क्योंकि इनके केस में पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो इनके पार्टिकल्स सेल्फ विजिबल होते हैं, वो खुद ही दिखाई दे रहे हैं। उनको किसी लाइट रे को उनके ऊपर पड़ना, उसको एब्जॉर्ब करना और फिर री इमिट करना ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं। बट जब हम इनकी बात करते हैं ना तो इनके पार्टिकल्स का जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर टू 100 के बीच का होता है। सो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इजी वे में इस टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस के तो इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण जो लाइट रेज हैं ये इनको पास कर जाती हैं, क्योंकि जो विजिबल लाइट्स का जो वेवलेंथ है वो इतना, मतलब क्या बताते हैं कि विजिबल जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं और जो लाइट का वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, जिसके कारण वो उसको क्रॉस कर जाते हैं, यानी वो उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करते हैं, कंप्लीट स्ट्राइक नहीं हो पाता है जैसा कि कोलाइडल के केस में होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट स्ट्राइक होने के कारण वो पार्टिकल्स लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं एंड ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में इमिट करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रू सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो वेवलेंथ जो है वो लाइट जो है वो उसको क्रॉस कर जाता है, बट वो उनसे कोलाइड नहीं होते हैं, और अगर कोलाइड होते भी हैं तो वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो एब्जॉर्ब करके स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं लाइट्स को, जिसके कारण हमारे ट्रू सॉल्यूशंस जो भी होंगे लाइक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, सो ये कोई भी हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। वहीं पे कोलाइडल सॉल्यूशन जैसा मिल्क, स्टार्च सॉल्यूशन, ऑल ऑफ दिस इजिली शो टिंडल इफेक्ट हियर। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो क्या क्या हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस के बेसिक एप्लीकेशंस हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि जो हम लोगों का हाथ वगैरह कट जाता है, जो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, तो जो ब्लीडिंग होता है उसमें हीमोग्लोबिन्स होते हैं, और हीमोग्लोबिन इज बेसिकली वन कोलाइडल पार्टिकल। सो आप अगर उसके ऊपर एलम अगर आप अप्लाई कर दो, फिटकरी अगर आप अप्लाई कर देते हो, तो वैसे केस में वो उसको आयन प्रोवाइड करता है और वैसे केस में वो क्लट के रूप में जमा हो जाता है आपका। तो ये एक एप्लीकेशन है हम लोग का कि आप इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशन का आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो ब्लड क्लटिंग को रोकने के लिए। जो आप एलम अप्लाई करते हो उस हीमोग्लोबिन के ऊपर, तो ये एक्चुअली कोलाइडल पार्टिकल का ही एप्लीकेशन है। वैसे ही हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली डर्ट जो भी गंदगी होता है, जो भी डर्ट मटेरियल्स होते हैं, दीज आर जो भी डर्ट मटेरियल्स हैं, ऑयल और फैट, इसी का ये डर्ट पार्टिकल्स बनते हैं। और जो हमारा सोप होता है वो लॉन्ग चेन अल्काइल सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सॉल्ट होता है। सो दिस वन इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, वेयर CrCOO माइनस एंड Na इज हियर विथ प्लस साइन। सो ये हमारा एक आयोनिक फॉर्म है यहाँ पे। और जितने भी ऑयल और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट यानी गंदगी, तो ये सभी ऑयल के कारण बनता है। आप अगर अपने शर्ट पे भी देखोगे तो वो कुछ ना कुछ ऑयल के कारण वहाँ पे डर्ट गंदगी जमा हो जाता है। तो ये सारे गंदगी को जो आप रिमूव करते हो कपड़े से सोप और डिटर्जेंट के हेल्प से, सो दैट्स वन ऑल्सो वन एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हाउ? तो जस्ट लुक एट हियर, RCOONA is basically one so cleaning of clothes is also one application of colloidal solution, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे कि सोप इज बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आप जैसे ही किसी डर्ट या गंदगी की आप बात करते हो तो ये हमारा एक ऑयल होता है, और जो ये है ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक ग्रुप है हमारा। तो ऑर्गेनिक ग्रुप्स जो भी होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में ही सॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप किसी इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर जो लॉन्ग चेन वाला हमारा पार्ट है यानी R, वो क्या होता है कि वो इस ऑयल के अंदर चला जाता है, और बाहर वाले पार्ट पे
माइनस एंड Na प्लस आपके आते हैं। सो ये लॉन्ग चेन अल्काइल अंदर की ओर रहता है और जो माइनस और Na प्लस होता है ये बाहर की ओर होते हैं, और इस तरह से माइनस प्लस, सो माइनस प्लस हियर Na प्लस चल रहा है और ये मेरा R वाला पार्ट है और ये इधर CrCOO माइनस एंड Na प्लस। तो ये इस तरह के एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये स्ट्रक्चर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स के जो साइज होते हैं दीज आर लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर एंड दीज आर कॉल्ड मिसेल। इनको आप मिसेल के नाम से जानते हो। तो ये मिसेल जो पार्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह होते हैं, और जब आप कपड़े को मैकेनिकली आप स्क्रब करते हो तो चूंकि इसके अंदर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इस ऑयल या इस डर्ट के अंदर, तो ये लूजली बाउंडेड हो जाता है उस क्लॉथ के साथ या जिससे कि ये चिपका हुआ है। जब आप कपड़े को मैकेनिकली आप स्क्रब करते हो तो आसानी से ये मिसेल पार्टिकल्स वहां से इजेक्ट हो जाते हैं और हट जाते हैं। सो दीज आर बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके।